वेलकम बैक क्लास में। तो आज जो टॉपिक जो हम कवर करेंगे आपके चैप्टर 3 का वो नेक्स्ट टॉपिक्स है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिसिटी। ठीक है, अब एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज़ द मास ऑफ एन एटम एंड आई टोल्ड यू दिस कि जो एटम है वो इतना छोटा होता है, उसका रेडियस कितना था? इट वॉज 0.1 नैनोमीटर रेडियस होता है। तो इतने छोटे किसी पार्टिकल का एक्यूरेट एटॉमिक मास जो है डिटरमाइन करना, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो माइन्यूट दैट यू कैन नॉट एक्चुअली वे। आप उसको बैलेंस पे रखेंगे तो आपको उसका एटॉमिक मास मिलेगा ही नहीं। यू कैन नॉट फाइंड द मास ऑफ एन एटम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, उसको रिलेट किया जाता है। उसका एक्चुअली या तो एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है या उसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला जाता है। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास जो है वो निकाला जाता है यूजिंग अ फॉर्मूला। जो आपका एवरेज एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, ये आपको पता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर व्हाट यू विल बी स्टडीइंग दिस लेटर इन दिस चैप्टर। आइसोटोप्स आर दो स्पीशीज विच आर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखो, सबसे पहली चीज़ तो यही समझनी ज़रूरी है कि जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। और मैं क्यों बोल रही हूँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स? क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, जो चार्ज होता है अगेन द सेम थिंग, दे हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिटली चार्ज्ड। और जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं उनमें चार्ज ही नहीं होता, उनमें सिर्फ मास होता है। तो इसीलिए एटम एज अ होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बोला जाता है कि एटम जो है, अगर हम पूरे एटम की बात करें, इवन दो उसमें चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है विच इज़ प्रोटॉन और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है विच इज़ न्यूट्रॉन। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि है आपका इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों में ही चार्ज है और उसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड इट इज़ -1.6। ये मिलके ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे चार्ज फाइंड आउट किया गया था। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनका जो साइन है, जो चार्जेस का साइन है वो ऑपोजिट है। एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। तो व्हाट विल हैपन इज दैट दे कैंसिल आउट ईच अदर। जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता, इट इज़ चार्जलेस स्पीशीज़, चार्जलेस स्पीशीज़ है। ठीक है, तो ये समझने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चार्जलेस होने की वजह से, क्योंकि ये जो इफ़ेक्ट था ये न्यूट्रल हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज, और इसमें कोई चार्ज है ही नहीं। तो एटम जो है एज अ होल, इवन दो उसमें चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, बट एटम एज अ होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड दैट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट, व्हाई इज एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? इट इज़ एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि तीन स्पीशीज़ उसमें मिलती है। न्यूट्रॉन जो कि चार्जलेस है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है लेकिन ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो कोई चार्ज है ही नहीं एटम। ठीक है, तो वाई आई वॉन्टेड टू टेल यू दिस, बिकॉज एटॉमिक मास जानने से पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर फाउंड इन एनी एटम इज इट्स एटॉमिक नंबर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो? जब हम, तुमने देखा होगा जैसे ऑक्सीजन लिखते हैं, देखो मैं बार बार बोल रही हूँ क्लास 9th, ये सारे चैप्टर्स बेसिक चैप्टर्स हैं। यहाँ से आपको कुछ चीज़ें बहुत क्लियर करके चलनी है, नहीं तो लाइफ लॉन्ग कन्फ्यूजन्स रहते हैं और फिर आपको साइंस जो है वो बोरिंग लगती है, समझ नहीं आती है, बिकॉज योर बेसिक्स आर नॉट क्लियर, योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर। यू नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक्स सो दैट यू कैन एन्जॉय स्टडिंग साइंस। फिर तो ये जो नंबर नीचे लिखा होता है लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट हैंड साइड पे जो नंबर आपको नीचे की तरफ दिखाई देता है, दैट इज़, या आप ये याद रखना कि जो नंबर कम है वो आपका एटॉमिक नंबर है। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये एटॉमिक नंबर है। और जो राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ नंबर लिखा है ये एटॉमिक मास होता है, दैट इज़ मास नंबर, एक्चुअली एटॉमिक मास या मास नंबर।
ठीक है। तो जो ज़्यादा वैल्यू है वो किसकी है आपकी, वो है आपकी एटॉमिक मास की, और जो कम वैल्यू है वो एटॉमिक नंबर की है, राइट। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब एटॉमिक मास जो है वो निकालना जो है बहुत टीडियस टास्क है, बिकॉज एटम इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सो या तो हम उसका एवरेज निकालते हैं, एंड एवरेज एटॉमिक मास इज़ इक्विवेलेंट टू एटॉमिक मास, उसको राउंड ऑफ करके जो भी वैल्यू आती है उसको हम एटॉमिक मास बना देते हैं, या उसको रिलेट कर देते हैं। रिलेट करने के मतलब है कि हमने किसी स्टैंडर्ड एलिमेंट के आइसोटोप का मास निकाल लिया, और उससे रिलेट करके हम फिर बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका एटम का मास हम फाइंड आउट करते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है अभी क्लास 9th में, बट यू विल बी स्टडिंग दिस लेटर ऑन क्लास 10th 11th, धीरे धीरे जब पकड़ बनाओगे साइंस पे तो ये आगे हैं। तो अभी बस इतना समझने की कोशिश करो कि एटॉमिक मास इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग, ईदर इट इज़ कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, या फिर उसको आप कार्बन C12 आइसोटोप जो होता है, C12 जो आइसोटोप है कार्बन का, उसके मास से रिलेट करके हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है, फाइन। तो अब कैसे निकालते हैं एटॉमिक मास, उसके लिए आइसोटोप्स क्या होते हैं पहले तो आइसोटोप समझो। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये मास नंबर है या एटॉमिक मास। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसी स्पीशीज़ किसी एलिमेंट की जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन अगर उनका मास नंबर डिफरेंट है तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोटोप, उनको आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 3 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू 111 विच इज़ देयर एटॉमिक नंबर, ये सेम है तीनों के लिए, तीनों स्पीशीज़ के लिए। चेंज कौन सी वैल्यू हो रही है, जो उनका मास नंबर है। एंड मास नंबर क्या होता है, जैसे एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो मास नंबर होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन दोनों को अगर आप प्लस कर देते हैं, ये आगे है अभी आपके चैप्टर में जिसमें आपको मास नंबर निकालना होगा यूजिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, वो मैं तब बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मास नंबर की वैल्यू है वो तीनों के लिए अलग अलग है। तो ऐसी स्पीशीज़ जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उनका मास नंबर जो है वो वेरी करे, वो हर स्पीशीज़ के लिए अलग अलग हो, ऐसी स्पीशीज़ को आइसोटोप्स बोलते हैं। तो हम करते क्या हैं कि हम इन आइसोटोप्स को यूज़ करके एक एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एलिमेंट्स जो है वो आइसोटोप के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनके आइसोटोप्स होते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि इन आइसोटोप्स को लेके इनका एक एवरेज मास निकाल लेते हैं, और उसी एवरेज मास को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। या तो ये करते हैं, या इसको हम रिलेट कर देते हैं C12 जो कार्बन 12 आइसोटोप होता है उसके मास से। वो कैसे बोलते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हेवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ C12। मतलब कोई भी एटम कितने टाइम्स हेवियर है किससे, 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ C12। अगर हम ये निकाल लें तो हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल लें यूजिंग आइसोटोप्स, या हम उसको रिलेट कर दें किससे, कार्बन के C12 आइसोटोप से। तो एवरेज एटॉमिक मास जो है, जो एवरेज एटॉमिक मास होता है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है M1R1 प्लस M2R2। देखो ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस इसको भी समझो कि कैसे निकालते हैं, प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये एवरेज एटॉमिक मास है। जब हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, तो जो भी वैल्यू आती है उसको हम राउंड ऑफ करके उसको एटॉमिक मास बोल देते हैं, दैट इज़ एटॉमिक मास। या दूसरा तरीका है, नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज़ हेवियर दैन सी। दूसरी तरीका है, उसको रिलेट करके कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उससे रिलेट करके हम उसका एटॉमिक मास निकाल लें। नंबर ऑफ टाइम्स an atom is heavier than number of times
an atom is heavier than 1/12th part of what? One atom of C12 आइसोटोप। अगर हम ये वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास? ईदर इट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ व्हाट? ऑफ आइसोटोप्स, और इट इज नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हेवियर। किसी भी एलिमेंट का कोई एटम कितने टाइम्स हेवियर है किससे? 1/12th पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। अगर ये हम निकाल लें तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाता है, और ये कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस वैल्यू यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है, ये वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, अभी आपको अपने लेवल पे सिर्फ इतना ही समझना है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये डिटेल में आपके क्लास 11th में है, राइट? सो दीज आर टू मेथड्स बाय विच यू कैन कैलकुलेट एटॉमिक मास। And atomic mass, why can't you calculate it directly? Reason being, because atom is very very small, you cannot calculate the exact atomic mass of any atom, so you need these two methods to calculate। उसको राउंड ऑफ करके उसको हम फिर उसको एटॉमिक मास बना देते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हो गई वो है आपका मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा एटम जो हैं कंबाइन करके आपके एलिमेंट्स बनाते हैं या कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स दो तरीके के होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, अब एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स जैसे, बिकॉज यू नो दैट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों को आप मॉलिक्यूल्स बोलोगे, इनको एटम नहीं बोलोगे। एटम कब बोलते हैं? देखो कन्फ्यूजन क्लियर करो। एटम कब बोलेंगे? जब मैं खाली एन लिखूँ। अगर मैं खाली एन लिख रही हूँ तो ये सिर्फ एक एटम है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ तो ये मॉलिक्यूल है। इफ़ आई एम जस्ट राइटिंग नाइट्रोजन, इट मीन्स इट इज़ जस्ट अ सिंगल एटम ऑफ नाइट्रोजन। दिस इज़ नाइट्रोजन एटम एंड दिस इज़ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इसका मतलब जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स किसी बॉन्ड के थ्रू आपस में कंबाइन होंगे या आपस में जुड़े हुए होंगे वाया अ बॉन्ड, इट कैन बी इलेक्ट्रोवैलेंट, इट कैन बी कोवैलेंट बॉन्ड, इट कैन बी आयनिक बॉन्ड, एनी काइंड ऑफ बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड हो, अगर वो किसी बॉन्ड की हेल्प से, किसी केमिकल बॉन्ड की हेल्प से दो एटम अगर आपस में जुड़े हुए हैं, तब हम उसको एटम नहीं बोलेंगे, तब हम उसको क्या कहेंगे? इट विल बिकम अ मॉलिक्यूल। लेकिन अगर वो सिंगल है, इट इज़ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली, देन यू विल कॉल इट एज अ नाइट्रोजन एटम। तो एलिमेंट्स जो हैं उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ऐसी ये ऑक्सीजन क्या है? ये भी मॉलिक्यूल है। यू विल नॉट कॉल दिस एज एन एटम। आप ऑक्सीजन का एटम कैसे बोलोगे? ओ एटम। बट व्हाट इज O2? इट इज मॉलिक्यूल। ये फ़र्क है दोनों में। समझ में आ गई चीज़? ठीक है, तो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, विच हैव ओनली वन काइंड ऑफ एटम, विच आर केमिकली बॉन्डेड विद ईच अदर। कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे ये है CO2, H2O, ठीक है, NH3, ये सब क्या है? ये कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल है क्योंकि एक से ज़्यादा एटम है और केमिकल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से कंबाइन हुए। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कार्बन एंड ऑक्सीजन दो अलग अलग एटम्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एलिमेंट्स में एक ही तरीके के एटम्स होंगे और कंपाउंड्स में एटम्स अलग अलग होंगे। ठीक है, ये तुम लोग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम and molecules of compounds are made up of two or more than two types of atoms which are chemically bonded with each other. फाइन, ये समझ में आ गई चीज़? कंफ्यूजन तो नहीं है? जब एक ही हो तो एटम होगा, जब कंबाइन हो जाए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दो एटम है तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, तब उसे एटम नहीं बोलोगे।
समझ में आ गई इतनी सी चीज़। ये फ़र्क है एटम और मॉलिक्यूल में, और ये कई बार हमें समझ में नहीं आता है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है ऑक्सीजन एटम, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एटम 8O16 होता है, और जब मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास निकालोगे तो वो O2 होता है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स, तो 16 इंटू 2। अभी कंफ्यूज मत होना, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगी आगे। मैं बस एक को अभी इस स्टेप पे कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। ये ऑक्सीजन एटम है, लेकिन ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है, दिस इज़ अ मॉलिक्यूल। फाइन, समझ में आ गई ये चीज़, ठीक है। अब एटॉमिसिटी क्या होती है, व्हाट इज़ एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग, और इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, वो उसकी सिंपली एटॉमिसिटी होती है, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। अब जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सब में आपको कोई वैल्यू दिख रही है, 2 लगा है, 3 लगा है, कुछ नहीं लगा ना, तो इसका मतलब है कि इनमें सिर्फ एक ही एटम्स प्रेजेंट है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, मतलब इनमें सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं ये, एक एटम प्रेजेंट है। अब अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2, क्योंकि 2 नाइट्रोजन के एटम्स जुड़ के नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी कितनी होगी, एक कार्बन का एटम प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2, तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3। तो नाइट्रोजन कैसा है, इट इज़ अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, और कार्बन डाइऑक्साइड ट्राइएटॉमिक है। ऐसे आप कैलकुलेट करते जाओगे तो सल्फ़र तक आता है, सल्फ़र 8, ये है आपका 8 एटम्स ऑफ सल्फ़र आर प्रेजेंट इज दिस, ठीक है। तो व्हाट इज़ बेसिकली एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, दे गिव इट्स एटॉमिसिटी। जितने एटम्स प्रेजेंट है वो उसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी। एक प्रेजेंट है तो मोनो एटॉमिक बोलोगे, 2 प्रेजेंट है तो डायएटॉमिक बोलोगे, 3 प्रेजेंट है तो ट्राइएटॉमिक हो गया, 4 प्रेजेंट है तो टेट्राएटॉमिक हो गया। जैसे NH3 है, NH3 की एटॉमिसिटी देखो, निकालो कितनी आएगी। नाइट्रोजन का कितना एटम है, 1, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स लिखे हैं, 3, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो अमोनिया की एटॉमिसिटी क्या है, इट इज़ अ टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ में आ गई ये चीज़। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगी या नेक्स्ट क्लास में लूँगी, उसमें मुझे बहुत ज़रूरी है कि मैं क्लियर करूँ कि ये जो नंबर नीचे लिखा होता है, और कई बार ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिखा होता है जैसे CaOH होल ट्वाइस, इन दोनों में फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। इफ़ आई एम राइटिंग NH3 लाइक दिस एंड CaOH होल ट्वाइस लाइक दिस, नंबर दोनों में नीचे ही लिखा हुआ है, पर फ़र्क बहुत है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगी उसमें यही चीज़ क्लियर करूँगी पहले, देन आई विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक्स, राइट। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, इतनी चीज़ें जो मैंने बताई हैं। एंड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आई विल क्लियर इट फॉर यू। फाइन, थैंक्स क्लासमेट फॉर वॉचिंग।